देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक तस्वीर इस कार्यक्रम की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम शाहजहांपुर में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, इस कार्यक्रम के लिए यहां पर क्या माहौल बना है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अलग अलग कलाकार यहां पे आए हुए हैं। ढोल नगाड़े यहां पर बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है। ये अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पहुंचे हुए हैं, अपनी कला का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत यहां पे हो रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें। और ये देखिए, ये नटराजन नृत्य यहां पे हो रहा है। तो यहां पर ये कलाकार पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं माहौल कितना शानदार, कितना संगीतमय, नृत्यमय यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिसका शिलान्यास आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर बाद करने वाले ही हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है, एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे इस प्रदेश में बन रहे हैं। और इसी कड़ी में अब आज विकास के अध्याय में यहां पर नया चैप्टर जुड़ जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास यहां पर करेंगे। आपको बता दें कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। ये वो एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से होता हुए सीधा प्रयागराज पहुंचेगा, यानी मेरठ, हापुड़, हरदोई, संभल, रायबरेली से होता हुआ 594 किलोमीटर का सफर तय करके ये संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचेगा। और थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये वो एक्सप्रेसवे है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा। यानी इंटरनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ये एक्सप्रेसवे नई कहानी यहां पर लिख रहा है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर बेशक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के सियासी मायने भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। ये वो एक्सप्रेसवे है, आपको बता दें, जिसमें 76 सीटें सामने आती हैं और 55 पिछली बार बीजेपी ने अपने नाम की थी। इस बार यहां से प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां की जनता को क्या संदेश देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। शाहजहांपुर की बात करें, यहां का सियासी गणित भी आपको समझा दें। कुल 6 सीटें विधानसभा की, पिछली बार बीजेपी ने 5 सीटें अपने नाम की थी और 1 सीट जलालाबाद की नहीं आई थी। इस बार नजर उस सीट पर भी है। तो विकास की गंगा जो है लगातार बह रही। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि आज दोपहर 1 बजे के करीब शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में मैं रहूंगा। ये यूपी में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इससे आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस कार्यक्रम की जानकारी दी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता दें। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में विकास रुकेगा नहीं, तेजी से आगे बढ़ेगा और न केवल हम सबके जीवन में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। इस विकास में हम सबको सहभागी बनना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पीएम मोदी के आने का इंतजार हो रहा है। शानदार नृत्य, संगीत हर तरफ यहां पर नजर आ रहा है। सियासतदानों के बयानबाजी भी यहां पर शुरू हो गई है। यूपी के शाहजहांपुर से जो विधायक हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। सर, प्रधानमंत्री की रैली और इसके अलावा शिलान्यास, काशी में प्रोग्राम, उसके बाद शाहजहांपुर में, कितना फायदा होगा पब्लिक को? देखिए, डेवलपमेंट के 2 सबसे बड़े आधार हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना और एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजबूत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना हमारा आर्थिक गतिविधियां सुदृढ़ होंगी,
और विकास का पहिया उतना तेज चलेगा। इस सरकार ने 5-5 एक्सप्रेस वे दिए। उसी श्रृंखला में सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर का प्रयागराज से लेकर मेरठ तक, ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी सौगात है, जो न केवल रोजगार के अवसर सृजित करेगा बल्कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेगा। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं बीजेपी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो शिलान्यास या उद्घाटन लगातार या तो सपा सरकार में हुए हैं या फिर बसपा सरकार में, और उसका क्रेडिट अब बीजेपी सरकार ले रही है। और इसी तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी हमला बोला है बीजेपी सरकार। देखिए, ऐसा है, बातें करना, जबान चलाना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर विकास उतारना, धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस के कद्दावर नेता और खासतौर पर उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम रोल निभाने वाले नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश रावत जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी, न्यूज़ 18 इंडिया को अपना समय देने के लिए। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही होगा हरीश रावत जी कि उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा तय होने में इतना वक्त लग रहा है, अब क्या एक बार फिर से आपके नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, चेहरा तो जनता की भावना का होता है। चुनाव में जनता ही निर्णायक होती है और पार्टी के सब लोग मिल करके जनता के पास जाते हैं और जनता किसी एक पर विश्वास करके और पार्टी के साथ अपने को जोड़ती है। जैसे सोनिया जी पर, राहुल जी पर विश्वास करके हमारे साथ जुड़ते हैं, वैसे स्थानीय आधार पर स्थानीय चुनाव पर भी लोग अपना एक आइडियल छांट लेते हैं और जो जनता की भावना होगी उसका वही सर्वोपरि है लोकतंत्र के अंदर। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। जी बिल्कुल, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। और आप उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं हरीश रावत जी, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की राह कितनी आसान है? राह, यदि हम राहुल जी की रैली में जिस तरीके से उमड़ घुमड़ करके सारे राज्य के कोने कोने से लोग आए और जो जोश उसमें था, वो सरकारी रैली, मोदी जी की रैली की तरीके से उबाऊ रैली नहीं थी, एक उत्साह, जोश और उमंग से भरपूर रैली थी, जिसमें जब तक राहुल जी का हेलीकॉप्टर उड़ करके वो ओझल नहीं हो गया तब तक लोग जो है नीचे से हाथ हिलाते रहे और आखिर क्षण तक जो है एक ही समान क्षमा बधा रहा। तो उससे साफ लगता है कि उत्तराखंड परिवर्तन की तरफ जा रहा है और उत्तराखंड ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लोग 5 साल की डबल इंजन की सरकार की पॉलिटिक्स से अजीज आ गए। उन लोगों ने न केवल मुख्यमंत्री बदल करके हमारा अपमान किया बल्कि कुंभ घोटाला करके टेस्टिंग का सारे दुनिया के अंदर हमको अपराधी के तौर पर खड़ा कर दिया और एक्नोलेज खुद किया कि हमने विकास नहीं किया, नहीं तो बार बार मुख्यमंत्री क्यों बदलते। जो 4 साल के करीब मुख्यमंत्री रहा उसको 20 बजट सत्र से जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं और उसके अलावा जो है बेरोजगारी इस समय चरम पर है उत्तराखंड के अंदर और महंगाई ने हर घर में हमला कर दिया है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड में शिष्टाचार बन गया है। आजकल हमारे मुख्यमंत्री को लोग खनन प्रेमी मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करते हैं। ये उनकी पहचान बन गई इतने ही दिन के अंदर जो है। तो जो ये सब स्थितियां हैं, बिल्कुल, यानी चीख करके उम्मीद करती है कांग्रेस की उत्तराखंड में अब बदलाव होगा। ठीक है, आप पार्टी आला कमान का बहुत भरोसा आपके ऊपर रहता है हरीश जी, तो ऐसे में बहुत जिम्मेदारी आपको दी गई है, पंजाब की भी जिम्मेदारी आपको दी गई थी। पंजाब में कांग्रेस के इस घमासान को आपने बहुत करीब से देखा और हालात भी बेहतर करने में बहुत बड़ी भूमिका आपने वहां पर निभाई थी, लेकिन वहां हालात अब भी ठीक होते हुए नहीं लग रहे हैं। वहां ठीक होंगे। 2 उत्साही व्यक्ति हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत उत्साही व्यक्ति हैं, आगे लंबा उनका भविष्य है। और दूसरे चरणजीत सिंह चन्नी इस समय जो है एक पहचान के रूप में उभर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की राहुल जी ने जो है श्री चन्नी का चयन किया और वो पंजाब के लिए इस समय बहुत ही मुफीद मुख्यमंत्री सिद्ध हो रहे हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, सबका दिल जो कांग्रेस के साथ आम आदमी होता था, उस आम आदमी के दिल को कांग्रेस के साथ पंजाब में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कांग्रेस पंजाब में जीतेगी। मैं जितना समझ पाया हूं, लोग उस बॉर्डर स्टेट में समझते हैं कि कांग्रेस ही जो है सर्वधर्म संभाव की गारंटी है, शांति की गारंटी है और उसमें चरणजीत सिंह चन्नी के आने से जो है सामाजिक न्याय भी जुड़ गया है और सामाजिक न्याय हार नहीं सकता है।
जो है। रहा उत्तराखंड में, आपने कहा मुझ पर भरोसे के लिए मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभारी हूं, और मैंने अपना कर्तव्य पिछले 2 महीने से मैं लगातार जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूं। राहुल जी की रैली में जिस तरीके से लोग आए और जिस तरीके का राहुल जी का संबोधन रहा, एक कनेक्ट बना सीधे सीधे उत्तराखंड का और राहुल गांधी जी का, मैं समझता हूं मेरा दायित्व लगभग पूरा हो गया है। जी बिल्कुल, यानी आपको ये भी उम्मीद है कि पंजाब में भी अब कुछ बदलाव जरूर होगा, और आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां वहां पर निभाई भी हरीश जी। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी का आपने जिक्र किया, अभी आपको अगर खबर मिली हो तो एक रैली हुई थी जिसमें कुर्सियों में लोग वहां पर मौजूद ही नहीं थे, उनकी उस रैली में कोई शामिल नहीं हुआ था और वो वैसे ही चले गए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी और कैप्टन का जो गठबंधन अब पंजाब में होने वाला है, वो कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? देखिए, कैप्टन और बीजेपी का पहले से ही गठबंधन था, और कैप्टन साहब जिस स्टाइल से सरकार को चला रहे थे, वो जनता को प्लीज कम कर रहे थे, पंजाब को कम कर रहे थे खुश, और कांग्रेस को भरोसा कम दिला रहे थे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को और अजीत डोभाल जी और हमारे अमित शाह जी को ज्यादा भरोसा दिला रहे थे। और इसीलिए तो इतने पुराने साथी को अनुतोगत्वा उनको पार्टी से जाना पड़ा। और ये उनका निर्णय था, जाने का भी निर्णय, सब चीज जो है किसी का निर्णय नहीं था। पार्टी आखिर तक आदर भाव दिखाना चाहती थी, मगर एक चीज समझ लीजिए, पंजाब की जनता उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगी जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा। पंजाब ने अपने 500 के करीब बेटे खोए हैं इस किसान आंदोलन में। पंजाब की खेती को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र था, किसानी को बर्बाद करने का षड्यंत्र था, उसको लोग माफ नहीं करेंगे। और उस षड्यंत्रकारी के तौर पर उनको भाजपा दिखाई देती है और श्रोमणी अकाली दल दिखाई देता है। इनके साथ जो भी जाएगा उसकी नैया डूबेगी। और कैप्टन साहब ने तो पहले ही दीवार पर साफ लिख रखा है कि मैं भाजपा का हूं, और आप भाजपा में के साथ गठबंधन कर लिया है, गलवैया बांध रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने का। जी बिल्कुल हरीश जी, एक बात जरूर है कि हमारे साथ इतने साल रहे कांग्रेस के अंदर, हमारे एक पहचान पुरुष रहे, हमें दुख जरूर है, लेकिन उनके लिए दुख है। हमारे पास तो हमको और अच्छे लोग इस समय कांग्रेस के अंदर जुटे हैं, जोश है उनमें, तो मैं समझता हूं कि भरपाई पूरी तरीके से हो चुकी है पंजाब के अंदर, और आगे की राह भी बन गई। ठीक है हरीश रावत जी, पंजाब और उत्तराखंड अब दोनों ही राज्यों में आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हो रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर अब लगा दिया है और दोनों ही जगहों पर उसके निशाने पर मुख्य रूप से कांग्रेस ही है। तो इसको कैसे अब मैनेज करेगी कांग्रेस पार्टी दोनों ही राज्यों में? देखिए, केजरीवाल जिस तरीके से पूरी शक्ति लगा रहे हैं और धन लगा रहे हैं, प्रचार तंत्र को एक प्रकार से अपने मुट्ठी में रख करके चल रहे हैं, और कहां से इतनी दौलत आ रही है? ये दिल्ली जैसे राज्य से तो आ नहीं सकती है, तो ये कहीं न कहीं भाजपा की दौलत है। जो ये संदेह लोगों को है कि ये वोट कटुआ और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। देखिए, उन्हीं राज्यों में इनका हमला है जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है। उत्तराखंड है, गोवा है, दूसरे ये सब जगह जो है जहां जहां वह है, वहां वोट काटने के लिए श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी पहुंच जा रहे हैं, और लोग इस खेल को समझ रहे हैं। इस समय लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और गांधी के विचार खतरे में हैं। इस समय लोग इसको निर्णायक शुरुआती जंग मान रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा यूपी के लिए, क्योंकि यूपी देखिए ठीक है, उत्तराखंड की तो हमने बात कर ली, पंजाब की भी हमने बात कर ली, यूपी के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है? देखिए, वहां हमारे पास जिस दिन से प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उत्तर प्रदेश अपने पुराने कनेक्ट को, जो इंदिरा जी के साथ उनका कनेक्ट था, उससे पहले की पीढ़ी का जवाहरलाल जी के साथ कनेक्ट था, वो अंग्रेजों से लड़े थे। इंदिरा गांधी जो है गरीबी से और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ी थी, और आप प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, तो एक नई सोच दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुझे और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कितना असर होगा ये बात नहीं देखने को मिलेगा।
लेकिन हरीश जी, चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया है। आगे का क्या प्लान है? अकेले लड़ने की तैयारी है या किसी पार्टी से संपर्क है आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां जो है, ऐसी पार्टियां जो है जो एक जिले, दो जिले, एक कम्युनिटी, दो जिले तक सीमित है, वो सब हमारे साथ आ रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सा वहां कार्यकर्ताओं का टूटा है, नेतृत्व का टूटा नहीं है, सोच और कार्यक्रम का टूटा नहीं है। थोड़ा जो कार्यकर्ताओं का टूटा हो गया था, उसकी अभी तक पूरी भरपाई जो है वो ये छोटे छोटे लोग जो अपनी स्थानीय महत्वाकांक्षाओं के लिए कांग्रेस के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। और प्रियंका जी के बाद ऐसे 4 लोगों को तो मैं ही भेज चुका हूं, 4 छोटे छोटे राजनीतिक दलों को, और उन्होंने वादा किया है वो साथ देंगे करके उनका। और मैं समझता हूं प्रियंका जी ने जिस तरीके से कदम बढ़ाया, देखिए एजेंडे पर भी तो लोग देखते हैं ना। और आप 1977 देखिए, कौन जानता था उस समय कुछ लोगों को, लेकिन एक एजेंडा था लोगों के सामने, नहीं इमरजेंसी को हटाना है, इसलिए इमरजेंसी से जो लड़े उनको जिताना है। आज उत्तर प्रदेश के कुशासन को हटाना है, और कुशासन से लड़ते हुए केवल प्रियंका गांधी तो दिखाई दे रही हैं, अखिलेश जी तो अब आ रहे हैं बाहर, और मायावती जी बाहर निकलूं या अंदर ही रहूं अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई। मैं बड़ा उनका आदर करता हूं अपनी एक बहन के तौर पर जो है, मगर प्रियंका वो पता नहीं किससे डरी हुई है, वो तो न बाहर अंदर आ ही नहीं पा रही है। तो हरीश रावत जी, यानी कि आपको पूरा भरोसा है जनता पर कि 2022 में वो आपको चुनेगी, लेकिन ये जनता ही बताएगी कि उस जनता को आप पर कितना भरोसा है। लेकिन बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना ये कीमती वक्त देने के लिए हरीश रावत जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वाराणसी में प्रसाद बांटने पर सियासत शुरू हो गई है। वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 7 लाख घरों में काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने की तैयारी की है। यही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर घर प्रसाद पहुंचाने में जुट गए हैं। प्रसाद के साथ साथ बीजेपी के लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी किताब भी बांट रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी है। किताब में मंदिर पर हुए आक्रमण और उसके पुनर्निर्माण में योगदान करने वाले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत मंदिर के बदलते स्वरूप का जिक्र है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर सियासत कर रही है और प्रसाद के जरिए प्रचार करने में जुटी है। लेकिन वहां रहने वाले लोग बीजेपी की तरफ से बांटे जा रहे प्रसाद पाकर बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लड्डू बांट रहे हैं, जो काशी विश्वनाथ धाम का प्रसाद है, और लोगों को समझा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम का इतिहास क्या है। एक तरफ आप देखिए काशी विश्वनाथ की यहाँ पर तस्वीर लगी है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी लिखा हुआ है। अगर पीछे की तरफ आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी एक है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा नाम लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं कि कहां कहां प्रसाद बांटी गई। कुल लगभग 7 लाख घरों में इस तरह का प्रसाद वितरण बीजेपी की हजारों टोलियों द्वारा किया जा रहा है, और 16 लाख लड्डू बनवाए गए थे। उसके लिए शुभांगी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। क्या पद आपके पास है और क्या ये कार्यक्रम चल रहा है? नमस्कार, मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है। मैं राजर्षि मंडल की मंत्री हूँ भाजपा में। हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि बूथ स्तर पे 200 डिब्बे दिए गए हैं हर बूथ अध्यक्षों को, जो कि घर घर जाकर हम ये पुस्तक बांट रहे हैं, ये मिठाई का डिब्बा, और उनका बकायदा हम लोग इस पे नाम और मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं, ताकि कोई भी घर, कोई भी परिवार छूट न जाए महादेव के प्रसाद पाने से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज राय धूपचंडी जी हैं। मनोज जी, बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं मिठाई, बांट रहे हैं प्रसाद, और कह रहे हैं कि ये कभी जो नहीं हुआ था वो मोदी जी के अगुवाई में यहाँ हुआ है, इसलिए सबको प्रसाद बांट रहे हैं। कभी क्या नहीं हुआ था। मंदिर का विस्तारीकरण समय समय पर हमेशा होता रहा है, और इस बार भी हुआ है। मोदी जी ने पंप एंड शो दिखाने का काम किया, और सरकारी पैसे पे ये प्रसाद बांट रहे हैं। कहाँ इनका भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संगठन, और कहाँ इनके लोग? आखिर वो लोग क्यों नहीं मिठाई बांट रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों के सुपरविजन में आप दिए जलवाते हैं, सरकारी कर्मचारियों से आप प्रसाद बंटवा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ के नाम पर के अपने नैया को पार कराना चाहते हैं। बाबा विश्वनाथ इस बार बनारस से इनका नैया पार नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई तय है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, न्यास का प्रसाद और एक पुस्तिका, ये काशी के लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता बांट रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद किस तरह से काशी एक नए रूप में आ गई।
देखिए, पहले तो इस सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो न्यास का प्रोग्राम था, ये सरकार का था या इनके राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का था। यदि सरकार का था तो जो ये प्रसाद बांट रहे हैं, जिसमें ये दुपट्टा लिए हुए हैं, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का प्रोग्राम है तो सरकार का प्रोग्राम है। और यदि दल का प्रोग्राम है तो फिर वहाँ सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ है इस सारे कार्यक्रम में, वो नहीं होना चाहिए था। और अब ये प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद बांट के ये प्रचार कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का तो आप राजनीतिकरण कर ही रहे हैं, उस प्रसाद का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे ज्यादा गिरावट कुछ दूसरी भी हो सकती है। ये हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है।